हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू प्रयोग आईएएस। मेरा नाम है वीर प्रताप सिंह एंड आज हम दोबारा से एक नए इंटरेस्टिंग सेशन के साथ आए हैं आपके लिए एंड दैट इज द बेसिक्स ऑफ आंसर राइटिंग। साथियों, यस, अभी तक हम हमारे सीरीज दैट इज पीवाई क्यूज जो यूपीएससी के अंदर पूछे गए हैं फ्रॉम 2013 से लेके 2024 को कवर कर रहे थे, जिसके अंदर हमने जीएस वन के हिस्ट्री से हमने स्टार्ट किया था। वही पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे एस्पिरेंट्स का मेरे तरफ ये सवाल आया गया है अलग अलग चैनल्स के माध्यम से कि सर हमें आंसर आप बता तो रहे हैं, कंटेंट हमारा ऐसा होना चाहिए, बट हमें यही नहीं पता चल रहा है कि हमें हमारे कंटेंट तो हम लिख देंगे बट हम उसका स्ट्रक्चरिंग कैसे करें सर। ये हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है। तो स्ट्रक्चर को और सुधारने के लिए मैंने क्या किया, प्रयोग आईएएस की तरफ से हम लेके आए हैं आपके लिए एक अलग सा सेशन जिसमें हम बात करेंगे अलग अलग वीडियोस बना के कि आपका इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, कौन से इंट्रोडक्शन के टाइप्स होते हैं, आपको जीएस वन के हिस्ट्री के अंदर आपको किस प्रकार का इंट्रोडक्शन यूज करना चाहिए, देन बॉडी को आपको कैसे लिखना चाहिए, बॉडी के अंदर कौन से डिमेंशंस होने चाहिए, एंड देन फाइनली कंक्लूजन कैसा होना चाहिए आपका। क्योंकि ये जो है ना साथियों, ये सबसे बेसिक होते हैं कि आपको ये जो 0.25 या 0.5 नंबर जो एक्स्ट्रा मिलते हैं ना हर एक आंसर में, यही आपका रास्ता और ज्यादा क्लियर करते हैं कि ये आप एक आईएएस ऑफिसर बनेंगे या आप एक नॉर्मल यूपीएससी क्लियर करने के बाद उसके का जो क्लास टू ऑफिसर है, क्या आप वो बनेंगे ग्रेड बी ऑफिसर। तो यही वो 0.25 0.5 नंबर्स निर्धारित करेंगे। तो आइए सेशन के अंदर अपने आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले ये सेशन को हम छोटा ही रखेंगे साथियों। और इस सेशन के अंदर मैं आपके लिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स लेके आया हूं कि आपको इंट्रोडक्शन कैसे लिखना चाहिए साथियों। So remember these points to score the maximum marks and to become an IAS officer। अगर आपका डीएम बनने का सपना है, कलेक्टर बनना है आपको या आईपीएस बनना है, तो साथियों यही है वो टिप्स जिसको आपको अपने वीडियोस के अंदर या अपने आंसर्स के अंदर लाना है। सो आइए सबसे पहला डिस्कस करते हैं कि अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ द क्वेश्चन। अगर आपने मेरे वीडियोस देखे रहेंगे जो पीवाई क्यूज के हैं, उसके अंदर मैं हमेशा आपको यही चीज बताता हूं कि जो सवाल है उसकी भावना को आप पकड़े, वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है आप वो चीज पकड़े। कभी भी रिमेंबर दैट टेक योर क्वेश्चन लाइक योर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड। आपका सवाल आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होनी चाहिए, और अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के चीजों को या डिमांड्स को फुलफिल नहीं करते हैं तो आपकी गर्लफ्रेंड क्या करती है, आपको छोड़ देती है। इसीलिए आपको इसीलिए आपको ये चीज समझना चाहिए। ओके, सो ये भावना को आपको पकड़ना है और उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन को लिखना है कि क्वेश्चन में एक्चुअल में क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड कर रहा है। और जब आप ये चीज लिखेंगे तब जाके एक एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ भाई आपने सही चीज को आंसर किया है। आप फिजूल की बातें नहीं कर रहे हो, आप घुमा फिरा के बातें नहीं कर रहे हो, आप प्रिसाइज हो, आप टू द पॉइंट हो। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड ये होता है कि आप ये चीज समझे कि कोई भी क्वेश्चन का डायरेक्ट डिमांड या इनडायरेक्ट डिमांड क्या है। डायरेक्ट डिमांड मतलब सीधा सीधा आपसे पूछा गया है कि भाई चैलेंजेस इन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेम्पल, ठीक है, या ये चीज आपसे पूछा गया, या सीधा सीधा आपसे ये पूछ लिया गया दैट वुमेन वुमेन कंट्रीब्यूशन इन द ऋग्वेदिक सोसाइटी, ये चीज आपसे पूछा गया। तो ये क्या होता है ना साथियों, ये डायरेक्ट डिमांड होते हैं। लेकिन अगर इनडायरेक्ट डिमांड के बारे में हम बात करें तो इनडायरेक्ट डिमांड क्या है, वो बैक ऑफ द क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा गया है कि चैलेंजेस क्या हैं, ठीक है, या मान लेते हैं कि आपसे सीधा सीधा पूछ लिया कि भाई गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप्स लिए हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, तो सरकार ने स्टेप्स कब लिए होंगे, जब कुछ इश्यूज रहेंगे तभी तो सरकार ने स्टेप्स लिए रहेंगे ना। तो क्वेश्चन में तो सिर्फ गवर्नमेंट स्टेप्स के बारे में पूछा जा रहा है जो कि डायरेक्ट डिमांड होता है, लेकिन वो स्टेप्स क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि कुछ इश्यूज रहे होंगे। तो ये जो इश्यूज है ना साथियों, ये बन जाएगा आपका इनडायरेक्ट डिमांड। तो कभी भी आप क्या करें कि डायरेक्ट डिमांड जो होता है उसको आप पॉइंट फॉर्मेट में लिखें और इलैबोरेट करें। लेकिन जो इनडायरेक्ट डिमांड होता है आप इसको क्या कर सकते हैं, आप माइक्रो डायग्राम के जरिए, मतलब ऐसे क्लाउड बना दिया, यहां पर वो कीवर्ड लिख दिया और ऐसे करके लिख दिया, मतलब शॉर्ट फॉर्म्स में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डिमांड। आप अगर मेरे वीडियोस देखेंगे जो जीएस वन के 2013 के और जीएस वन के 2014 के अगर जो वीडियोस है देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा।
अनदर इज वैलिडेट थ्रू एग्जाम्पल्स। साथियों कभी भी है ना, आप जो भी पॉइंट्स लिखें उसको हवे में मत लिखें, आप हमेशा जस्टिफाई करने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ऑल इंडिया रैंक श्रुति शर्मा रैंक 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे रहे हैं, जो उन्होंने जो पेपर्स सॉल्व करे हैं, या अन्य कोई रैंकर के अगर आपने पेपर्स देखे रहेंगे, हमेशा उन्होंने क्या किया है, अपने हर एक पॉइंट में उन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश करी। जैसे अगर मैंने ये चीज लिखा है कि द ब्रिटिश पॉलिसीज दे क्रिएटेड फेमाइंस, ठीक है, ब्रिटिश के जो एग्रीकल्चरल पॉलिसीज है उसके वजह से इंडिया के अंदर बहुत फेमाइंस हुए। एक एस्पिरेंट ये चीज लिख रहा है और दूसरा एस्पिरेंट ये लिख रहा है कि ब्रिटिश के पॉलिसीज, रेवेन्यू पॉलिसीज की वजह से, एग्रीकल्चरल पॉलिसीज की वजह से फेमाइंस हुए, जिसके वजह से नियरली सो मेनी डेड हो गए। ठीक है, सो मेनी डेड हो गए। या तो ड्रेन ऑफ वेल्थ की हम बात कर लें, ड्रेन ऑफ वेल्थ में नॉर्मली कुछ एस्पिरेंट्स ने ड्रेन ऑफ वेल्थ एज ए इम्पैक्ट लिख लिया, लेकिन अगर आपने ड्रेन ऑफ वेल्थ और ब्रैकेट में $45 ट्रिलियन का इन्फ्लेटेड वैल्यू के ऊपर अगर आपने वैलिडेट किया है, तो ज्यादा मार्क्स किसको मिलेंगे? बट ऑब्वियस एग्जाम्पल्स वाले को मिलेंगे। इसके बाद साथियों हमेशा आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। मतलब आपको एग्जामिनर का टास्क हमेशा इजी करना है। मतलब ये नहीं है कि एग्जामिनर को ढूंढना पड़े कि हाँ क्वेश्चन के मेन डिमांड को इसने पूरा किया है कि नहीं किया है, तो ढूंढने का मशक्कत ना उसको करने दे, आप उसको अंडरलाइन कर लें इंपॉर्टेंट चीजों को और बॉक्सिंग कर लें जो भी क्वेश्चन का डिमांड होता है। प्रेजेंटेशन में एक और चीज आ जाती है, दैट इज हैंडराइटिंग। मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट्स का देखा है कि वो ये चीज मिथ है कि सर अगर हमारा हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है तो क्या हमें ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे क्या? तो बिल्कुल गलत है साथियों, बिल्कुल गलत है। अगर आपने मेरा एक और वीडियो देखा रहेगा, डिस्क्वालिफिकेशंस यूपीएससी के अंदर कब होता है या यूपीएससी कब पेनाल्टी मार्क्स देती है, तो मैंने उसके अंदर भी बोला था कि अगर आपका इलेजिबल, मतलब ऐसी हैंडराइटिंग जिसको समझने में जो समझ ही ना आए, तब जाके वो क्वेश्चन आपका इवैल्यूएट नहीं होगा। लेकिन आपकी अगर हैंडराइटिंग थोड़ी सी खराब है या खराब है लेकिन वो एग्जामिनर पढ़ पा रहा है, इट इज लेजिबल, तो यहां पर क्या हो जाएगा ना कि एग्जामिनर इसको इवैल्यूएट करेगा। ठीक है, तो खराब हैंडराइटिंग अगर लेजिबल है तो भी इवैल्यूएट होगा, लेकिन अगर खराब हैंडराइटिंग इलेजिबल है, पढ़ा नहीं जा रहा है, तो आपका इवैल्यूएट नहीं होगा। सो दिस इज द मेन आइडिया। ठीक है, अब हमारा आइडिया इस सेशन का क्या है कि हम एक बिगिनर को आईएएस लेवल तक का इंट्रोडक्शन तक हम कैसे लेके जाएं, और यही हमारे पीवाईक्यू सीरीज का भी एजेंडा है, जिसके अंदर मैं आपको मॉडल इंट्रोडक्शंस देता हूं और कुछ कुछ आंसर्स के अंदर मैं आपको मॉडल इंट्रोडक्शन, कुछ कुछ आंसर्स के अंदर मैं इंट्रोडक्शन नहीं लिखता क्योंकि वो आपको लिखना है एज अ एग्जाम्पल। ठीक है, सो हमारा यही एजेंडा है, हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे आंसर टेक्निक्स को आप अडॉप्ट करने की कोशिश करें ताकि आपके नंबर्स और ज्यादा बढ़ जाएं कंपेयर टू अदर एस्पिरेंट्स। नाउ यहाँ पर कुछ और बेसिक्स हैं, टिप्स हैं जिसको आपको इंक्लूड करना चाहिए आंसर राइटिंग में। सबसे पहला है कि जो इंट्रोडक्शन है ना, इट शुड नॉट बी लेस देन 2 लाइन्स एंड नॉट बी मोर देन 4 लाइन्स, क्योंकि साथियों इंट्रोडक्शन एंड जो कंक्लूजन है ना, ये दोनों नियरली 30% ऑफ योर आंसर लेने चाहिए, वेयर बॉडी जो है वो 70% ऑफ द आंसर लेना चाहिए। अब 30% मतलब ये 15% का इंट्रोडक्शन हो जाता है आपका। सो अगर मैं 150 वर्ड्स की बात करूं, सो नियरली 30 to 40 वर्ड्स आपका इंट्रोडक्शन के अंदर होना चाहिए। सॉरी 20 to 30 वर्ड्स आपका इंट्रोडक्शन के अंदर होना चाहिए, जो कि नियर अबाउट 3 से 4 लाइन में हो जाता है। सो 2 लाइन से भी कम नहीं लिखना है और 5 से 6 लाइन से भी ज्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि 5 से 6 लाइन मतलब क्या हो जाएगा, आप 60 वर्ड्स के अंदर कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, तो आप बॉडी और कंक्लूजन कब लिखेंगे? सो दैट इज वाई 3 से 4 लाइन का इंट्रोडक्शन इज अ फीजिबल इंट्रोडक्शन जिसको आप अडॉप्ट करें। नेक्स्ट इज द वेरियस टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन साथियों। अब ये टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि अलग अलग प्रकार हैं, जैसे कि आप कोई फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन यूज करते हो, या आप कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट को हम दूसरे वर्ड से भी जोड़ सकते हैं, दैट इज आयरनी बेस्ड इंट्रोडक्शन। ठीक है, आयरनी मतलब क्या हो गया कि हम स्टार्टिंग में लिख रहे हैं कि हाँ हाँ ठीक है ये चीज हुआ है, लेकिन इसके अलावा ये भी चीज हुआ है। अगर आप GS1 के मेरे PYQ सीरीज देखेंगे तो उसके अंदर मैंने बहुत सारे आयरनी बेस्ड इंट्रोडक्शंस यूज करे हुए हैं, तो आप वहां पर रेफर कर सकते हैं उसको। इसके अलावा आप इंट्रोडक्शन के बाद क्या करें, आप माइक्रो डायग्राम ऐड कर सकते हैं। अब माइक्रो डायग्राम मतलब क्या, जो भी इनडायरेक्ट डिमांड है, ठीक है, जो इनडायरेक्टली आस्क्ड पोर्शन ऑफ द क्वेश्चन है उसको एड्रेस करने के लिए। इसके अलावा माइक्रो डायग्राम में आप क्वेश्चन के हिसाब से आप मैप भी बना सकते हैं। ठीक है, एक तो आप मैप बना सकते हैं, दूसरा इनडायरेक्ट डिमांड में आप कुछ एलिमेंट्स ऐसे करके लिख सकते हैं। सो कहीं ना कहीं एग्जामिनर को ये इससे पता चलता है कि हाँ अगले को
जो बेसिक नॉलेज है ना वो तो है, अगले को एक्सप्रेस करना तो आता है। तो ये चीज एग्जामिनर को पता चल जाएगा और एग्जामिनर यही चीज देखता है कि जो अगला एस्पिरेंट है क्या उसके अंदर एक्सप्रेशन स्किल्स है क्या, जो वो सोच रहा है क्या वो उसको पेपर में उतार पा रहा है क्या। ठीक है, देन अगला टिप है कि आप हिट द डायरेक्ट डिमांड इन द क्वेश्चन, आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, जो कि मैं अभी तक बोलते आ रहा हूँ। नेक्स्ट, डोंट मेक इंट्रोडक्शन टू कॉम्प्लेक्स बाय यूजिंग फैंसी लैंग्वेज। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शुद्ध हिंदी वाले या शुद्ध इंग्लिश वाले मींस दे उनको बहुत गुरूर होता है अपने लैंग्वेज के ऊपर। तो ये क्या करते हैं कि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज कर देते हैं इंट्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो वो कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से क्या होता है कि एग्जामिनर जो होता है ना उसको समझ में नहीं आता है इतना ज्यादा, वो जो क्वेश्चन का डिमांड है उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पाता है। सो बिकॉज ऑफ दैट वो इंट्रोडक्शन जिसको वो एस्पिरेंट समझता है कि वो एक ब्राउनी पॉइंट है, वो उसके लिए एक डिजास्टर बन जाता है। क्योंकि एग्जामिनर जहां पर नॉर्मल इंट्रोडक्शन लिखने वाले को अगर वो 1 मार्क दे रहा है, यहीं पर ये कॉम्प्लेक्स इंट्रोडक्शन लिखने वाले को ये कहीं ना कहीं 0.25 देगा, क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आएगा कि भाई आपने लिखा क्या है इंट्रोडक्शन में। इसके अलावा डोंट स्टार्ट द इंट्रोडक्शन इन अ नेगेटिव टोन। हमेशा क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से ही और क्वेश्चन के एसेंस के हिसाब से इंट्रोडक्शन लिखें। अगर आप नेगेटिव टोन में लिखेंगे तो एग्जामिनर को क्या लगेगा कि भाई अगला जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन में भी आके नेगेटिव नेगेटिव एटीट्यूड ही रहेगा इसका। तो दे डू नॉट वांट एडमिनिस्ट्रेटर्स जो नेगेटिविटी को प्रमोट करें। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव मतलब सीधा ही नकारना, सीधा ही बेइज्जती करना होता है, दैट इज नेगेटिव। नेगेटिव के अंदर आप स्वीट क्रिटिसिज्म को मत जोड़ें। क्रिटिसिज्म इज इन अ पॉजिटिव मैनर, जहां पर आप थोड़ा सकारात्मक लेवल पे उसको जो मॉडर्नाइज करने की या इंप्रूवमेंट्स करने का एक रूम देते हैं। लेकिन नेगेटिव टोन मतलब जहां पर इंप्रूवमेंट्स का रूम ही नहीं है, टोटली पेसिमिस्टिक एटीट्यूड। सो वो चीज से आप दूर रहें। डोंट यूज अ लॉट ऑफ कीवर्ड्स इन इंट्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पर यही हो गया, फैंसी वाला ही एंगल हो गया। बट यहाँ पर थोड़ा एक और डिमेंशन आता है कि आप 4 लाइन के इंट्रोडक्शन में आप 6 से 7 कीवर्ड यूज करते हैं जो कि क्वेश्चन के डिमांड को फुलफिल ही नहीं कर पाता। सो दिस इज अनदर इशू दैट इज देयर विद द एस्पिरेंट्स कि वो ब्रैग करने की बहुत कोशिश करते हैं, एग्जैजरेट करने की बहुत कोशिश करते हैं। तो ये चीज नहीं करना है। एग्जामिनर को ये नहीं दिखाना है कि भाई तुम्हारे पास बहुत ज्यादा ज्ञान है, ठीक है, बहुत ज्यादा नॉलेज है। जबकि एग्जामिनर को ये चीज बताएं, ये जो कीवर्ड्स है ना इसको आप बॉडी के अंदर यूज करें, क्योंकि वही सही जगह है। यहाँ पर इंट्रोडक्शन में आप थोड़ा इंट्रोडक्शन को ब्रॉड रखें, इतना ज्यादा नैरो मत रखें इतने कीवर्ड्स को यूज करके, इतना इसको कॉम्प्लेक्स मत बनाइए। इसके अलावा फैक्ट्स जो हैं इट शुड बी रिटन इन एब्सोल्यूट मैनर। ठीक है, इट शुड बी रिटन इन एब्सोल्यूट मैनर, मतलब ये नहीं है कि 7.80 का आपने फैक्ट लिखा। नहीं यार, ये अगर आप लिखोगे 3 महीने बाद आपका पेपर इवेल्युएट होना है तो वो 8% भी तो हो सकता है ना। तब एग्जामिनर को क्या लगेगा कि भाई इसने तो कम लिखा है। तो यहां से क्या पता चलता है कि एग्जामिनर को कि भाई ये रॉन्ग फैक्ट लिख रहा है, और एक आंसर में अगर इसको रॉन्ग फैक्ट दिख गया तो ये क्या करेगा, आपके दूसरे आंसर्स को भी जज करने लगेगा और वहां से आपका नेगेटिव इंप्रेशन शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए आप आप फैक्ट्स के टाइम पे नियरली 8% या अप्रोक्सीमेटली 7.23% या ऐसा करके आप लिख सकते हो, या अप्रोक्सीमेटली 8% या अप्रोक्सीमेटली 7%। 1% ऊपर नीचे होगा तो इतना कोई दिक्कत नहीं होता है। सो इसी के साथ ये पर्टिकुलर सेशन को मैं एंड करना चाहूंगा साथियों। एंड ये हमारा टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन, मतलब इंट्रोडक्शन हमें कैसे लिखना है उसके बारे में भी था। एंड आगे आने वाले सेशन में एक लंबा अपने सेशन लेंगे जिसके अंदर मैं आपको एग्जांपल्स के साथ ये बताऊंगा कि किस किस प्रकार के अलग अलग टाइप्स होते हैं, कौन से क्वेश्चन में आपको कौन सा टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन यूज करना है। सो ऑल दीज अ डिटेल्ड सेशन मैं आगे चल के आपके लिए अलग सा बनाऊंगा। इस सेशन के लिए छोटा रखना था ताकि आपको एक हिंट आ जाए, क्योंकि बहुत एस्पिरेंट्स बोल रहे थे कि आप सर पीवाईक्यू सीरीज करवा रहे हैं जो कि बहुत अच्छा है, हमें बहुत हेल्प हो रहा है, लेकिन इंट्रोडक्शन के अंदर थोड़ा हमें दिक्कत हो रहा है। मतलब ये है कि हमें एक सैंपल, मतलब कुछ एक आइडिया चाहिए। तो ये जो वीडियो था ना साथियों, ये आइडिया के लिए ही था, आपके लिए डिटेल वाला हम आगे चल के बनाएंगे। सो अगर आपको पसंद आया सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज, एंड वी विल बी वेरी grateful for your support. Do share to your friends, and I'll end this session now. Thank you for watching Prayog IAS. Study well and stay safe.